दोस्तों, हम में से बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, बहुत ख़ास रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल कि वो कौन सा ऐसा पहला बड़ा वाक़या था जिसने इसराइल और अमेरिका को बिल्कुल एक कर दिया। इस वाक़ये के बाद इसराइल और अमेरिका मिडल ईस्ट को लेकर या बाकी दुनिया के मामलात को लेकर बिल्कुल एक सी पॉलिसीज इख्तियार करने लगे, और इसी वाक़ये ने इसराइल पर अमेरिका की भरपूर तरीके से सपोर्ट, इमदाद, जिसे कहते हैं नवाज़शात शुरू कर दी। वो वाक़या ऐसा कौन सा वाक़या था? क्योंकि जब इसराइल बन रहा था 1948 में, तो इस वक्त अमेरिका इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल था, क्योंकि अमेरिका ये जानता था, अंडरस्टैंड कर रहा था कि मिडल ईस्ट से जो ब्रिटिश है इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और ब्रिटिश का अमल दखल होने के सबसे बड़ी वजह ये थी कि अरब वर्ल्ड पूरे का पूरा बादशाहतों में गिरा हुआ था। यानी तमाम उस वक्त के अरब मुल्कों में बादशाह थे, चाहे वो इजिप्ट हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, बाकी जितनी भी छोटी जॉर्डन हो, हर तरह की जो स्टेट थी अरब की, वहाँ बादशाहतें थी। इसराइल एक ऐसा मुल्क बन रहा था जहां बादशाहत नहीं थी, बल्कि डेमोक्रेटिक तरीका इख्तियार किया जा रहा था, पार्लिमानी सिस्टम रखा जा रहा था। तो 1948 में जब इसराइल बना तो अमेरिका ने बड़े मुहतात तरीके से, यानी उस वक्त की जो अमेरिकी सदर एज़नहावर हैं, बड़े केयरफुल तरीके से उन्होंने इसराइल को वेलकम किया, यानी इसराइल के वजूद को माना। क्योंकि अमेरिका का उस वक्त बड़ा फोकस ये था कि ब्रिटिश मिडल ईस्ट से अब आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम हो रहा है, और अब इस असर को अमेरिका ने फिल करना है। यानी अमेरिका मिडल ईस्ट पर अब अपना असर और रसूख कायम करे, और इसके लिए वो अरबों को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा था, जो अरब पब्लिक ओपिनियन थी। इसलिए बड़े मुहतात तरीके से अमेरिका ने वेलकम किया इसराइल को। अब 1950s में होना क्या शुरू हुआ? 1950s में जो अरब के बादशाह थे, कई जो ऐसी स्टेट्स थी जहां बादशाह हुक्मरानी कर रहे थे, वहां पर तेज़ी से इनकलाबात आना शुरू हो गए, तेज़ी से रेवोल्यूशंस आना शुरू हो गए बादशाहों के ख़िलाफ़। इनमें जो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया जिसने पूरी अरब वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया, वो 1952 में इजिप्ट का रेवोल्यूशन था, जिसे फ्री ऑफिसर्स कू भी कहा जाता है। यानी इजिप्ट की आर्मी के कई अफसरों ने वहाँ के जो बादशाह किंग फारूक था, जो असल में ब्रिटिश का एक एजेंट था, ब्रिटिश का पिट्ठू था, उसको हटाया और अपना वहाँ पर पावर कंट्रोल कर ली। जमाल अब्दुल नासिर इसी कू के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जमाल अब्दुल नासिर का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये एक उभार हुआ कि पहला मुल्क इजिप्ट बना जहाँ पर बादशाहत का तख्ता पलटा गया। अब अमेरिका इस पर भी खामोश रहा, क्योंकि अमेरिका जानता था कि जो बादशाह फारूक है मिस्र का, वो हमारा बंदा नहीं है, अमेरिका का बंदा नहीं है, ब्रिटिश का बंदा है। इसलिए हमें नासिर से, जमाल अब्दुल नासिर से कोई किसी किस्म का खा रखने की या उससे दूरी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए 1956 में जमाल अब्दुल नासिर ने जब स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया, यानी स्विस कैनाल जिस रास्ते को फ्रांस और ब्रिटिश कई सालों से लूट रहे थे, एक सदी से ज़्यादा अरसे से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे थे, जमाल अब्दुल नासिर ने ये जो स्विस कनाल का रास्ता था, स्विस कनाल थी, इसको ये कहा कि इस पर सिर्फ इजिप्ट का हक है। जमाल अब्दुल नासिर के इस फैसले के फ़ौरन बाद इसराइल, इंग्लैंड और फ्रांस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिस्र पर हमला कर दिया, जमाल अब्दुल नासिर पर हमला कर दिया, जिसे 1956 की स्विस वॉर भी कहते हैं। अब इस वॉर में खुलकर अमेरिका ने कंडेम किया इसराइल को, बरतानिया को और फ्रांस को। खुलकर उसने सपोर्ट किया मिस्र को। उसने कहा इस हमले को फौरी तौर पर रोका जाए। यानी एज़नहावर उस वक्त के जो अमेरिकी सदर थे, उन्होंने डिमांड किया फौरी तौर पर इसराइल से, ब्रिटिश से और फ्रांस से कि वो विड्रॉ करें, इस हमले को रोकें, और यूं ये हमला रोका। अब ये जो स्विस कनाल का क्राइसिस था सारा, इसने इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब कर दिया, क्योंकि इसराइल को ये मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो गया कि उसके साथ मिडल ईस्ट में इंग्लैंड या फ्रांस तो खड़े हो जाएंगे, अमेरिका खड़ा नहीं होगा। तो ये स्विस कनाल के इशू के बाद ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए इसराइल और अमेरिका के। और इसराइल ने अब अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम था या बाकी जो टेक्नोलॉजी वाले सारे मामलात थे, ये भी फ्रांस के ज़रिए उसने मदद लेना शुरू कर दी। अमेरिका से कोई मदद नहीं मिल रही थी।
लेकिन अरब वर्ल्ड के अंदर तेज़ी से सूरत हाल बदलने लगी थी। हुआ ये कि जहाँ जहाँ ये कू हो रहे थे, जैसे इजिप्ट में ये फ़ौज ने कू किया था, फ़ौजी अफसरान ने कू किया था बादशाह के ख़िलाफ़, ये मुल्क सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया। यानी जमाल अब्दुल नासिर, जो उस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी सुपर पावर थी, यूएसएसआर सोवियत यूनियन, उसके हामी बनना शुरू हो गए। जमाल अब्दुल नासिर ने सोवियत मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया, सोवियत यूनियन से इमदाद लेना शुरू कर दी। अब इसकी देखा देखी जब इजिप्ट में रेवोल्यूशन होता है तो इसके साथ सीरिया में भी एक ऐसा रेवोल्यूशन फौज लेकर आती है कि जो बिल्कुल बादशाह तो पलटा ही जाता है, ख़त्म होता है, लेकिन ये भी जो सीरिया भी होता है ये भी सोवियत यूनियन का अलाई बनना शुरू हो जाता है, अमेरिका के ख़िलाफ़ सोवियत अलायंस का हिस्सा बन जाता है। अब ये सारी सूरत हाल चल ही रही होती है कि 1958 में इराक़ के अंदर भी जो हाशमी ख़ानदान था, जिसको ब्रिटिश ने इराक़ का बादशाह बनाया हुआ था, इसके ख़िलाफ़ भी तख्ता पलट होता है और जनरल अब्दुल करीम कासिम 1958 में इराक़ में बादशाहत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करके, इसको कत्ल करके, ख़त्म करके पूरा जो शाही ख़ानदान होता है कंट्रोल कर लेते हैं और इराक़ भी मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन की प्रॉक्सी बन जाता है। यानी अब तीन बड़े मुल्क जो हैं, इजिप्ट, सीरिया, इराक़, ये अमेरिका और वेस्ट से निकलकर सोवियत यूनियन के हिसार में आ जाते हैं। यही वो दौर था 1950s का, जब एक डॉक्ट्राइन आती है जिसे एइज़नहावर डॉक्ट्राइन कहते हैं। ये डॉक्ट्राइन में अमेरिका, एइज़नहावर ये कहते हैं कि अब मिडल ईस्ट में अमेरिका सोवियत इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एग्रेसिव होगा, यानी सोवियत यूनियन का अमल दखल ख़त्म करने के लिए, सोवियत यूनियन को वहाँ पर कमज़ोर करने के लिए जो भी अमेरिका कर पाए मिलिट्री एतबार से, किसी भी एतबार से, वो अमेरिका करेगा। यानी अमेरिका ने अब खुलकर कहा कि वो मिडल ईस्ट में अपना असर व रसूख कायम करेगा सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। अभी तक अमेरिका की नज़र करम इसराइल पर नहीं है। अब वो वाक़या कौन सा है कि जब अमेरिका की नज़र करम इसराइल पर ऐसी पड़ी कि जो आज तक अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तौर पर नवाज़ा है, हर चीज़ में नवाज रहा है, असला हो, पैसा हो, वो वाक़या था 1967 की जो 6 डे वॉर कहलाती है। अब ये वॉर ये थी कि इसराइल ने देखते ही देखते जंग शुरू होने के चंद घंटों के अंदर ही इजिप्ट की पूरी एयरफोर्स को तबाह करके रख दिया, वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन से ले लिया, गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया जो सीरिया के कंट्रोल में था, और इजिप्ट से गाज़ा ले लिया, स्विस कनाल के कई हिस्सों को ले लिया। यानी देखते ही देखते अमेरिका को एक ऐसा बड़ा गिफ्ट मिला कि उसका एक सिपाही भी, यानी अमेरिका का एक सिपाही भी मरे बगैर, अमेरिका का कुछ एक नुकसान भी हुए बगैर, जो यूएसएसआर था, यानी रशिया था, सोवियत यूनियन था, उसके दो बड़े अहम मुल्क इजिप्ट और सीरिया फौजी एतबार से एक लिहाज से इसराइल ने तबाह कर दिए। यहाँ पर अब अमेरिका को ये लगा कि इसराइल तो, इससे तो ताल्लुकात बनाने चाहिए, ये तो देखें ऐसा मुल्क है, इसने खड़े खड़े चंद घंटों के अंदर सोवियत यूनियन के दो बड़े हामी मुल्कों की फ़ौज को, एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। 1967 की इस जंग के बाद अमेरिका ने इसराइल पर भरपूर तरीके से नवासियात का सिलसिला शुरू कर दिया। ये वो दौर है, इस दौर के बाद ही 1967 में से लेकर अब तक, यानी एक साल पहले तक, अमेरिका इसराइल को 330 अरब डॉलर की इमदाद दे चुका है, असला दे चुका है। इसके साथ अगर हम देखें इसराइल की जो सारी मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 1961 से पहले 1960s से पहले 10% होती थी, लेकिन इसमें फिर 67 की वार के बाद अमेरिका ने जब मदद देना शुरू की तो इसराइल ने इतना ज़्यादा असले पर ख़र्च करना शुरू कर दिया कि 30% तक इसका जीडीपी असले पर लगता था, टेक्नोलॉजी पर लगता था, डिफेंस पर लगता था। अब अमेरिकन जनरल्स खुलकर ये कहना शुरू हो गए कि इसराइल तो हमारा, जैसे बड़ा मशहूर है कॉल यूएस जनरल अलेक्जेंडर हैग का है कि हमारा जो लार्जेस्ट अनसिंकेबल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है दुनिया में वो इसराइल है, यानी ऐसा हमारा जहाज़ है जो कभी भी डूबता नहीं है। बदले में इसराइल ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी के मामलात में मदद देना शुरू कर दी। इसराइल की जो एजेंसीज थी, ये सोवियत यूनियन के जो एटमी प्रोग्राम थे, जो हथियार थे, लेटेस्ट असला था, इसके सारा जो राज थे, फार्मूले थे, वो चोरी कर कर के अमेरिका को दिए जाते थे। तो अमेरिका ने एक तरफ
इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसराइल ने अपनी जो स्पाइंग, जो जासूसी की सलाहियतें थी, इंटेलिजेंस की सलाहियतें थी, ये अमेरिका के हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यही वजह है कि एक यूएस जनरल जॉन केगन ने बड़ी मशहूर बात की थी कि इसराइल की इंटेलिजेंस ने हमारे लिए वो किया है जो 5 CIA मिलकर करती हैं। यानी अमेरिका की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां CIA 5 दफ़ा मिल जाएं, उसके बराबर इसराइल हमारी इंटेलिजेंस की मदद करता है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। बाकी ये सब मिथ हैं, ये बातें हैं कि वहाँ पर जी चुके इसराइली लॉबी बहुत मजबूत है तो अमेरिका इसलिए प्रो इसराइल पॉलिसीज बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के अंदर तो कई ऐसी लॉबीज मौजूद हैं, जैसे ईरान की रजीम के ख़िलाफ़ वहाँ लॉबीज मौजूद हैं, क्यूबा के अंदर जो सोशलिस्ट हुकूमत रही है उसके ख़िलाफ़ लॉबीज मौजूद हैं। ये लॉबीज मौजूद अमेरिका में होती हैं, लेकिन इसराइल जो मजबूत हुआ, इसराइल जिस तरीके से अमेरिका की प्रॉक्सी बना, अमेरिका ने जिस तरीके से इसे मदद दी, उसके पीछे ये 1967 की वार थी। और इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसको अमेरिका सिर्फ ये नहीं कहता हमसे असला लो, बल्कि अमेरिका ये कहता है कि अपना असला बनाओ भी, खुद बनाओ, खुद अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स कायम करो। अमेरिका और किसी मुल्क से ऐसा नहीं कहता। बाकी मुल्कों को कहता है हमसे असला खरीदो, इसराइल को कहता है अपना असला खुद भी बनाओ। तो ये अब ऐसे में अब बड़ी जो सवाल पैदा होता है कि अब जो ये ईरान की जंग के बाद जो माहिदा हुआ है, इसके बाद जो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में खटास नज़र आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बयान दिया है, अमेरिका के जो नायब सदर JD वेंस भी इसराइल के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या ये देर पा साबित होंगे? अब तक तो हमें यही दिखाई देता है कि जो कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो वक्ती तौर पर तो इसराइल की मजम्मत करते आए हैं। जैसे रेगन ने 1981 में जब इसराइल ने इराक का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया था, या 1982 में लेबनान पर हमला कर दिया था, तो उस वक्त के अमरीकी सदर रेगन ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेजिन को उन्होंने कहा था कि आप होलोकॉस्ट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद रेगन इसराइल को सपोर्ट भी देते रहे। इसी तरह हम देखते हैं 90s में और उसके बाद के इरा में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट्स कुछ मामलात में इसराइल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्पेशल रिलेशन कायम ही रहता है। अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, ख़ास तौर पर ईरान की जंग के बाद मिडल ईस्ट जिस तरीके से वहाँ नई ताकतें, मिडल पावर्स उभरेंगी, इसराइल की ताकत को बहुत बड़ा डेंट लगा है। इसराइल की वजह से जो अमेरिका की अक्सरियत है वो ये समझती है इसराइल ने हमें मिसगाइड किया, ईरान जंग को लेकर हम नाकाम रहे, यानी अमेरिका अपने अज़ाइम में नाकाम रहा। तो इसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि ये सूरत हाल रिवर्स होगी। चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस तरह जब इसराइल बन रहा था तब अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, दरमियान में अच्छे हुए 67 की वार के बाद, अब ये ताल्लुकात फिर ख़राब होने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें साबित करती है कि सफारती ताल्लुकात, दो मुल्कों के ताल्लुकात जितने मर्जी स्पेशल हों, लेकिन हालात बदलने के साथ वो ताल्लुकात बदल भी जाते हैं। तो ये रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया वीलॉग इसराइल अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।